एक विशेष प्रकार की ठंडक होती है जो सीने में उतर जाती है। जब तुम्हें पहली बार यह एहसास होता है कि तुम सचमुच अकेले खड़े हो, बाहर से सब सामान्य दिखता है, वही दफ्तर, वही घर, वही लोग, लेकिन कुछ बदल चुका है। मुस्कानें अब सतही हैं, बातचीत तुम्हारे आते ही धीमी हो जाती है, नजरें टिकती नहीं, फिसल जाती हैं। वातावरण में एक अदृश्य दूरी खिंच जाती है और तुम समझ जाते हो अब तुम पहले जैसे नहीं रहे, और शायद वे भी तुम्हें पहले जैसा नहीं देख रहे। अधिकतर लोग इसी मोड़ पर टूट जाते हैं। मनुष्य स्वभाव से समूह का प्राणी है। उसे स्वीकार किए जाने की इच्छा होती है, सराहे जाने की लालसा होती है, किसी टोली का हिस्सा होने की सुरक्षा चाहिए होती है। जब वही टोली पीठ फेर ले तो भीतर घबराहट उठती है। मन कहता है जाकर समझाओ, सफाई दो, गलतफहमी दूर करो, फिर से सब ठीक कर लो। लेकिन हर बार ठीक करना समाधान नहीं होता। कभी कभी विरोध संकेत होता है कि तुम एक नई दिशा में बढ़ रहे हो। जब तुम अपने जीवन को बेहतर बनाने का निर्णय लेते हो तो तुम केवल अपनी आदतें नहीं बदलते, तुम अपने आसपास के लोगों की सहजता को भी चुनौती देते हो। तुम सुबह जल्दी उठने लगते हो जबकि वे देर रात तक शिकायतों में उलझे रहते हैं। तुम अपने शरीर पर ध्यान देने लगते हो जबकि वे बहाने खोजते रहते हैं। तुम अपने खर्चों को नियंत्रित करने लगते हो जबकि वे तत्काल सुख में जीते रहते हैं। तुम्हारा हर सुधार अनजाने में उनके सामने एक दर्पण रख देता है और हर कोई अपने प्रतिबिंब को देखने का साहस नहीं रखता। लोग अक्सर उस व्यक्ति से असहज हो जाते हैं जो उन्हें याद दिलाता है कि वे और भी बेहतर हो सकते थे। यह विरोध व्यक्तिगत नहीं होता, यह असुरक्षा से जन्म लेता है। तुम्हारी शांति उनकी बेचैनी को उजागर करती है, तुम्हारा अनुशासन उनके आलस्य को, तुम्हारी महत्वाकांक्षा उनके ठहराव को। इसलिए जब तुम परिवर्तन की राह चुनते हो तो यह स्वाभाविक है कि कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाएं। इतिहास गवाह है कि हर बड़ा परिवर्तन पहले अस्वीकृति के साथ आता है। जब किसी ने नई सोच रखी, पहले उसका उपहास हुआ। जब किसी ने अलग राह चुनी, पहले उसे रोका गया। यह भीड़ का स्वभाव है। भीड़ स्थिरता चाहती है, व्यवस्था चाहती है, समानता चाहती है। जो व्यक्ति उस संतुलन को हिलाता है वह उन्हें असुरक्षित लगता है, इसलिए वे उसे रोकने की कोशिश करते हैं। इस समय तुम्हें सबसे पहले अपने भीतर स्पष्टता लानी होगी। क्या तुम सच में गलत दिशा में जा रहे हो या तुम केवल उस दिशा में जा रहे हो जो बहुमत को असुविधाजनक लगती है? दोनों में अंतर है। यदि तुम ईमानदारी से आत्मनिरीक्षण करो और पाओ कि तुम्हारा उद्देश्य निर्माण है, विनाश नहीं, तो विरोध तुम्हारे लिए प्रमाण बन जाता है कि तुम भीड़ से अलग सोच रहे हो। यहीं से पहला पाठ शुरू होता है। हर विरोध को व्यक्तिगत मत समझो, उसे संकेत की तरह देखो। जैसे पहाड़ चढ़ते समय हवा का दबाव बढ़ता है, वैसे ही ऊंचाई पर जाते हुए प्रतिरोध बढ़ता है। मैदान में हवा कम लगती है, शिखर पर तेज चलती है। यदि हवा तेज हो रही है तो संभव है कि तुम ऊपर की ओर बढ़ रहे हो। अब प्रश्न उठता है, क्या करना चाहिए जब सब तुम्हारे खिलाफ दिखें? सबसे पहले तुम्हें अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना होगा। प्रतिक्रिया ही वह स्थान है जहां अधिकांश लोग हार जाते हैं। वे तर्क में उलझ जाते हैं, आरोपों का उत्तर देने लगते हैं, अपने हर निर्णय को साबित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हर सत्य को तुरंत सिद्ध करना आवश्यक नहीं होता। कभी कभी समय ही सबसे बड़ा प्रमाण होता है। यदि तुम हर आलोचना का उत्तर देने बैठ जाओगे तो तुम्हारी ऊर्जा बिखर जाएगी। ऊर्जा सीमित है, उसे निर्माण में लगाओ, न कि सफाई में। जो लोग तुम्हें समझना चाहते हैं वे शांत रहकर भी समझ लेंगे। जो समझना ही नहीं चाहते वे 1000 तर्कों के बाद भी नहीं समझेंगे। इसलिए अपनी ऊर्जा का चयन बुद्धिमानी से करो। यह भी समझो कि अकेलापन हमेशा कमजोरी नहीं होता। कभी कभी अकेलापन वह स्थान होता है जहां तुम्हारी वास्तविक शक्ति जन्म लेती है। जब तुम्हारे पास सहारे कम होते हैं तब तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना सीखना पड़ता है। जब प्रशंसा कम होती है तब तुम्हें अपने भीतर से प्रेरणा खोजनी पड़ती है। जब साथ देने वाले कम होते हैं तब तुम्हें अपनी दिशा पर विश्वास करना पड़ता है।
यह अवधि परीक्षा की है। यह पूछती है, क्या तुम अपनी राह पर इतने दृढ़ हो कि अस्थायी अस्वीकृति सह सको? क्या तुम बिना तालियों के काम कर सकते हो? क्या तुम बिना प्रशंसा के प्रयास जारी रख सकते हो? यदि तुम्हारा उत्तर हां है, तो यह अकेलापन तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तराशने के लिए आया है। भीड़ के खिलाफ खड़ा होना उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है अपनी सच्चाई के साथ खड़ा होना। यदि तुम्हारा रास्ता सही है तो समय के साथ परिणाम बोलेंगे, और परिणाम जब बोलते हैं तो शोर करने वालों की आवाज़ अपने आप धीमी हो जाती है। अभी तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि सबको साथ लेकर चलना संभव नहीं है। कुछ लोग पीछे छूटेंगे, कुछ लोग विरोध करेंगे, कुछ लोग चुप रहेंगे। यह स्वाभाविक है, परंतु तुम्हारा ध्यान इस पर नहीं होना चाहिए कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन नहीं। तुम्हारा ध्यान इस पर होना चाहिए कि तुम्हारा अगला कदम क्या है। जब सब तुम्हारे खिलाफ हों तब घबराओ मत, रुक कर देखो। समझो कि यह क्षण तुम्हें कमज़ोर करने नहीं, मजबूत बनाने आया है। अभी जो ठंडक तुम महसूस कर रहे हो वही धीरे धीरे स्थिरता में बदलेगी, और स्थिर व्यक्ति को हिलाना आसान नहीं होता। यह शुरुआत है, अंत नहीं। जब विरोध स्पष्ट हो जाता है तब दूसरा चरण शुरू होता है, मौन का चरण। अधिकतर लोग समझते हैं कि शक्ति शोर में होती है। वे मानते हैं कि जो अधिक बोलता है वही प्रभावशाली है, लेकिन वास्तविक शक्ति अक्सर मौन में जन्म लेती है। जब तुम्हारे खिलाफ बातें हो रही हों, जब तुम्हारे बारे में अनुमान लगाए जा रहे हों, जब तुम्हारी नीयत पर प्रश्न उठाए जा रहे हों, उसी समय तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा यह होती है कि तुम कितना शांत रह सकते हो। मौन का अर्थ दब जाना नहीं है। मौन का अर्थ है स्वयं को अनावश्यक युद्ध से बचाना। यदि हर आरोप का उत्तर देना आवश्यक होता तो जीवन केवल बहसों में बीत जाता। हर व्यक्ति अपनी दृष्टि से कहानी गढ़ता है। यदि तुम हर कहानी को सुधारने निकलोगे तो अपनी वास्तविक कहानी लिखने का समय नहीं बचेगा। ध्यान से देखो, जब तुम प्रतिक्रिया देते हो तो सामने वाला और अधिक उत्साहित हो जाता है। उसे लगता है कि उसने तुम्हें छू लिया, तुम्हें विचलित कर दिया। लेकिन जब तुम स्थिर रहते हो, जब तुम्हारे चेहरे पर कोई उतार चढ़ाव नहीं आता, जब तुम्हारी दिनचर्या नहीं बदलती, तब विरोध करने वालों के भीतर बेचैनी शुरू होती है। वे सोचते हैं, उसे फर्क क्यों नहीं पड़ रहा। यही प्रश्न धीरे धीरे उनकी ऊर्जा को कम कर देता है। मौन तुम्हें दो उपहार देता है। पहला, स्पष्टता। जब तुम तुरंत उत्तर नहीं देते तो तुम्हारे पास सोचने का समय होता है। तुम भावनाओं के बजाय विवेक से निर्णय लेते हो। दूसरा, दूरी। दूरी से दृश्य साफ दिखाई देता है। जो लोग आज तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं वे वास्तव में किस कारण से खड़े हैं। क्या वे स्वयं असुरक्षित हैं? क्या वे किसी और के प्रभाव में हैं? क्या वे केवल भीड़ का हिस्सा बनकर चल रहे हैं? यह सब तुम्हें तभी समझ आएगा जब तुम शांति से देखोगे। अक्सर समूहों में विरोध का कारण व्यक्तिगत नहीं होता। कोई एक व्यक्ति असहज होता है और बाकी लोग उसके साथ चल पड़ते हैं। भीड़ को दिशा चाहिए होती है। यदि कोई नेतृत्व कर रहा हो तो शेष लोग उसका अनुसरण करते हैं। तुम यदि हर व्यक्ति से अलग अलग लड़ोगे तो थक जाओगे, लेकिन यदि तुम शांत रहकर परिस्थिति को समझोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि वास्तविक समस्या कहाँ है। इस समय तुम्हारा काम है अपनी ऊर्जा को भीतर मोड़ना, बाहर के शोर को कम करना, अपने कौशल पर काम करना, अपनी योजनाओं को मजबूत करना। यदि तुम्हारे पास कोई लक्ष्य है तो उसे और स्पष्ट बनाना। विरोध की अवधि तुम्हें एकांत देती है और एकांत रचना का स्थान होता है। कई लोग एकांत से डरते हैं क्योंकि वहां उन्हें अपने विचारों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वही स्थान तुम्हें सबसे अधिक सशक्त कर सकता है। मौन तुम्हें एक और चीज सिखाता है, धैर्य। हर परिस्थिति तुरंत नहीं बदलती। यदि आज माहौल तुम्हारे खिलाफ है तो कल बदल भी सकता है, लेकिन यदि तुम अधीर होकर प्रतिक्रिया दोगे तो तुम स्थिति को और जटिल बना सकते हो। धैर्य का अर्थ निष्क्रियता नहीं है। धैर्य का अर्थ है सही समय की प्रतीक्षा करना। जब तुम चुप रहते हो तब तुम्हें सुनना सीखना पड़ता है। सुनना केवल शब्दों को नहीं, संकेतों को भी। कौन किससे प्रभावित है,
कौन भीतर से असहमत है लेकिन खुलकर बोल नहीं पा रहा? कौन केवल भीड़ का हिस्सा बनकर चल रहा है? मौन तुम्हें यह सब दिखाता है। याद रखो, जो व्यक्ति हर समय अपनी ताकत दिखाता है वह अंततः अपनी सीमाएं भी दिखा देता है, लेकिन जो व्यक्ति समय आने तक अपनी शक्ति को भीतर रखता है वह उचित क्षण पर प्रभावी होता है। इसीलिए अपनी योजनाओं को हर किसी के सामने मत खोलो, हर महत्वाकांक्षा को सार्वजनिक मत करो। कभी कभी कम दिखाई देना ही सुरक्षित होता है। यदि तुम दफ्तर में हो और माहौल तुम्हारे खिलाफ है तो अपने काम को और बेहतर करो, लेकिन दिखावे से बचो। यदि परिवार में मतभेद है तो अनावश्यक बहस से दूर रहो, लेकिन अपनी दिशा मत छोड़ो। यदि मित्र दूरी बना रहे हैं तो शिकायत करने के बजाय अपनी प्रगति पर ध्यान दो। समय के साथ परिणाम बोलेंगे। सबसे बड़ी शक्ति यह है कि तुम भीतर से स्थिर रहो, चाहे बाहर कितनी भी हलचल क्यों न हो। स्थिर व्यक्ति को हिलाना कठिन होता है। जैसे पर्वत पर तूफान आता है लेकिन पर्वत अपनी जगह रहता है। तुम्हें भी वैसा ही बनना है। मौन का अभ्यास आसान नहीं है। भीतर क्रोध उठेगा, अन्याय का भाव आएगा, अपनी सफाई देने की इच्छा होगी, लेकिन हर इच्छा का पालन करना आवश्यक नहीं। कुछ इच्छाएं केवल भावनात्मक प्रतिक्रिया होती हैं, उन्हें गुजर जाने दो। जब तुम मौन चुनते हो तो तुम परिस्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं कर रहे होते, तुम स्वयं को नियंत्रित कर रहे होते हो। और जो स्वयं को नियंत्रित कर लेता है उसे नियंत्रित करना कठिन हो जाता है। याद रखो, यह मौन स्थायी नहीं है, यह तैयारी का समय है। जैसे तीर छोड़े जाने से पहले पीछे खींचता है, वैसे ही कभी कभी जीवन तुम्हें पीछे धकेलता है ताकि तुम और दूर तक जा सको। अभी जो दूरी तुम्हें महसूस हो रही है वही तुम्हारी उड़ान का आधार बनेगी। जब सब तुम्हारे खिलाफ हों तो शोर मत बनो। ध्वनि से अधिक प्रभाव मौन का होता है। यह वह चरण है जहां तुम्हें भीतर मजबूत होना है। आगे की यात्रा इसी स्थिरता पर टिकेगी। जब तुम मौन में स्थिर होना सीख लेते हो तब जीवन तुम्हें तीसरा पाठ देता है, आत्मनिर्भरता का। विरोध की आग केवल बाहर से नहीं जलती, वह भीतर की कमजोरियों को भी उजागर करती है। यदि तुम्हें किसी की स्वीकृति की आवश्यकता है तो उसका इनकार तुम्हें तोड़ देगा। यदि तुम्हारी शांति किसी एक व्यक्ति के व्यवहार पर टिकी है तो उसका बदल जाना तुम्हें अस्थिर कर देगा। इसलिए इस चरण में तुम्हें अपने आधार को भीतर स्थापित करना होगा। सबसे पहले आर्थिक स्वतंत्रता। यह केवल धन कमाने की बात नहीं है, यह उस मानसिक स्थिति की बात है जहां तुम्हें निर्णय लेने से पहले यह न सोचना पड़े कि यदि मैंने यह किया तो मेरा सहारा चला जाएगा। निर्भरता डर पैदा करती है और डर निर्णयों को कमजोर बना देता है। यदि तुम अपनी आवश्यकताओं को स्वयं संभाल सकते हो तो तुम्हारे भीतर एक अलग प्रकार का आत्मविश्वास जन्म लेता है। तुम झुकते नहीं क्योंकि तुम्हें मजबूरी नहीं होती। दूसरा है भावनात्मक स्वतंत्रता। यह सबसे कठिन है। मनुष्य को प्रेम, समझ और समर्थन चाहिए होता है, लेकिन यदि तुम्हारी पहचान केवल दूसरों की स्वीकृति पर टिकी है तो उनका अस्वीकार तुम्हें खाली कर देगा। तुम्हें यह सीखना होगा कि तुम्हारी शांति तुम्हारे भीतर से आए, न कि किसी और की प्रशंसा से। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हें संबंधों की आवश्यकता नहीं है। इसका अर्थ यह है कि तुम संबंधों में रहकर भी स्वयं को न खोओ। तीसरा है बौद्धिक स्वतंत्रता। समूहों में एक प्रवृत्ति होती है, सब एक ही तरह सोचने लगते हैं। यदि कोई अलग विचार रखे तो उसे तुरंत रोका जाता है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे विचारों का आधार क्या है। क्या तुम सच में सोच रहे हो या केवल भीड़ की दिशा में बह रहे हो? जब तुम स्वयं पढ़ते हो, स्वयं समझते हो, स्वयं अनुभव से सीखते हो, तब तुम्हारे विचार मजबूत होते हैं, और मजबूत विचारों वाला व्यक्ति आसानी से डगमगाता नहीं। अब एक गहरी बात समझो। तुम्हें यह क्यों परेशान करता है कि लोग तुम्हारे खिलाफ हैं? अक्सर इसलिए क्योंकि तुम्हें अभी भी उनसे कुछ चाहिए। शायद सम्मान, शायद अवसर, शायद अपनापन। उस आवश्यकता को पहचानो, फिर स्वयं से पूछो, क्या मैं इसे अपने भीतर से पूरा कर सकता हूँ, या क्या मैं इसके बिना भी खड़ा रह सकता हूँ? जिस दिन तुम यह कह सको कि मैं अपनी राह पर चल सकता हूँ, चाहे साथ कोई हो या न हो,
उसी दिन तुम्हारी वास्तविक स्वतंत्रता शुरू होती है। स्वतंत्र व्यक्ति को नियंत्रित करना कठिन होता है, क्योंकि उसके निर्णय भय से नहीं, स्पष्टता से आते हैं। वह हर संबंध को मजबूरी से नहीं, चयन से निभाता है, और चयन से बने संबंध अधिक सच्चे होते हैं। इस चरण में तुम्हें अपने समय का भी पुनर्मूल्यांकन करना होगा। क्या तुम अपना समय उन लोगों के बीच बर्बाद कर रहे हो जो तुम्हें नीचे खींचते हैं? क्या तुम अपनी ऊर्जा शिकायतों में खर्च कर रहे हो? यदि हाँ, तो इसे बदलो। समय सबसे बड़ा संसाधन है। जो इसे नियंत्रित कर लेता है, वह धीरे धीरे परिस्थिति को भी नियंत्रित कर लेता है। अब एक और सूक्ष्म रणनीति समझो। जब कोई समूह तुम्हारे खिलाफ खड़ा होता है तो वह बाहर से मजबूत दिखता है, लेकिन भीतर दरारें होती हैं। हर व्यक्ति पूरी तरह आश्वस्त नहीं होता। कुछ लोग केवल भीड़ के साथ इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि वे अकेले खड़े होने से डरते हैं। यदि तुम प्रतिक्रिया देना बंद कर दो तो धीरे धीरे उनकी एकजुटता कमज़ोर पड़ने लगती है, क्योंकि उनका सामान्य लक्ष्य तुम्हारी प्रतिक्रिया उन्हें नहीं मिलती। तुम्हें दीवार से सिर टकराने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें बस अपनी दिशा में चलते रहना है। समय के साथ लोग देखेंगे कि तुम डगमगाए नहीं। कुछ लोग भीतर से प्रभावित होंगे, कुछ लोग चुपचाप दूरी बना लेंगे, और कुछ शायद कभी स्वीकार न करें। यह स्वाभाविक है। याद रखो, आत्मनिर्भरता का अर्थ अकेले रहना नहीं है। इसका अर्थ है कि यदि तुम्हें अकेले रहना पड़े तो भी तुम टूटो नहीं। तुम्हारी शक्ति बाहरी समर्थन से बढ़ सकती है, लेकिन उसका आधार बाहरी समर्थन नहीं होना चाहिए। इस अवधि को प्रशिक्षण की तरह देखो। जैसे शरीर को मजबूत बनाने के लिए भार उठाना पड़ता है, वैसे ही मन को मजबूत बनाने के लिए विरोध सहना पड़ता है। यदि तुम्हारे जीवन में कभी किसी ने तुम्हें चुनौती नहीं दी, तो शायद तुम्हारी क्षमता भी पूरी तरह जागी नहीं। विरोध तुम्हारी सीमा को आगे ढकेलता है। अब एक प्रश्न स्वयं से पूछो, यदि यह सब न होता, यदि सब तुम्हारे साथ होते, यदि सब तुम्हारी प्रशंसा करते, क्या तुम उतनी मेहनत करते? क्या तुम उतनी गंभीरता से अपने लक्ष्य पर ध्यान देते? अक्सर आराम हमें सुस्त बना देता है, संघर्ष हमें जागृत करता है। इसलिए इस समय को शाप मत समझो, इसे अवसर समझो। अवसर स्वयं को गढ़ने का, स्वयं को इतना मजबूत बनाने का कि भविष्य में परिस्थितियां तुम्हें हिला न सकें। जब तुम आर्थिक रूप से, भावनात्मक रूप से और बौद्धिक रूप से स्वतंत्र हो जाओगे, तब तुम्हारे विरोधी चाहे जो करे, तुम्हारी दिशा नहीं बदलेगी। और यही वास्तविक शक्ति है, बाहरी शोर के बीच भी अपनी राह पर चलने की क्षमता। यह चरण कठिन है, लेकिन यही तुम्हें भीड़ से अलग करता है। भीड़ सहारे पर चलती है, स्वतंत्र व्यक्ति अपने पैरों पर, और जो अपने पैरों पर चलना सीख जाता है, उसके कदमों की आवाज़ दूर तक सुनाई देती है। अब तक तुमने 2 बातें सीख ली हैं, प्रतिक्रिया नहीं देनी है और स्वयं पर निर्भर होना है। लेकिन यात्रा यहीं पूरी नहीं होती। अगला चरण है विरोध को ईंधन में बदलना। यही वह बिंदु है जहां अधिकतर लोग हार मान लेते हैं। वे कहते हैं बहुत हो गया, वे थक जाते हैं, वे सोचते हैं कि यह सब अन्याय है। परंतु जो आगे बढ़ते हैं वे एक अलग प्रश्न पूछते हैं, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ? हर आलोचना में 2 परतें होती हैं। एक परत है शब्दों की, जो चोट पहुंचाते हैं। दूसरी परत है संकेत की, जो दिशा देते हैं। यदि तुम केवल चोट पर ध्यान दोगे तो तुम आहत रहोगे। यदि तुम संकेत को पकड़ लोगे तो तुम विकसित हो जाओगे। मान लो कोई कहता है तुम्हें अनुभव नहीं है। पहली प्रतिक्रिया होगी वे मुझे कम आंक रहे हैं। लेकिन यदि तुम शांत होकर देखो तो शायद सच में कुछ क्षेत्रों में तुम्हें और अभ्यास की आवश्यकता है। यदि कोई कहता है तुम जल्दी निर्णय लेते हो, तो शायद उसमें यह संकेत हो कि तुम्हें धैर्य बढ़ाने की आवश्यकता है। हर आरोप झूठ नहीं होता, हर आलोचना शत्रुता नहीं होती। कभी कभी जीवन विरोधियों के माध्यम से तुम्हें सुधार का अवसर देता है। तुम्हारे मित्र तुम्हें सांत्वना देंगे। वे कहेंगे तुम बिल्कुल सही हो। लेकिन विरोधी अक्सर वह कह देते हैं जिसे मित्र कहने से हिचकते हैं। यदि तुम अहंकार को थोड़ी देर के लिए अलग रख सको तो तुम्हें अपनी कमियों का स्पष्ट चित्र दिखाई देगा।
और जो व्यक्ति अपनी कमियों को देख लेता है वह आधी जीत पा लेता है। अब इसे अभ्यास में उतारो। जब भी कोई तुम्हारी आलोचना करे तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, उस कथन को मन में रखो। कुछ समय बाद स्वयं से पूछो, क्या इसमें थोड़ा भी सच है? यदि है तो उसे सुधारो, यदि नहीं तो उसे छोड़ दो। इस प्रकार तुम हर वार को अभ्यास में बदल दोगे। विरोध दबाव पैदा करता है और दबाव दो काम करता है, या तो वह तुम्हें तोड़ देता है या तुम्हें मजबूत बना देता है। यह तुम्हारे दृष्टिकोण पर निर्भर है। जैसे कोयला दबाव में हीरा बनता है, वैसे ही व्यक्ति संघर्ष में निखरता है। यदि तुम्हें कोई चुनौती नहीं मिलती तो तुम अपनी सीमाओं को कभी पार नहीं करते। अब कल्पना करो, यदि सब तुम्हारी प्रशंसा कर रहे होते, यदि कोई तुम्हें चुनौती नहीं दे रहा होता, तो क्या तुम उतना सुधार करते? शायद नहीं। आराम अक्सर प्रगति का शत्रु होता है। संघर्ष तुम्हें सचेत रखता है, विरोध तुम्हें जागृत रखता है। इस चरण में तुम्हें अपने जीवन के स्तर को ऊंचा करना है। जब वे चर्चा में उलझे हों, तुम अभ्यास में लगो। जब वे शिकायत कर रहे हों, तुम कौशल सीखो। जब वे समय बर्बाद कर रहे हों, तुम समय निवेश करो। यही अंतर वर्षों में विशाल अंतर बनाता है। लोग अक्सर त्वरित बदला चाहते हैं। वे चाहते हैं कि अभी परिणाम दिखे, अभी सम्मान मिले। लेकिन वास्तविक शक्ति समय के साथ बनती है। 6 महीने की निरंतर मेहनत तुम्हें कई वर्षों आगे ले जा सकती है। 1 वर्ष की गहरी तैयारी तुम्हारी पहचान बदल सकती है। लेकिन यह तब होगा जब तुम अपने ध्यान को बाहर से हटाकर भीतर लगाओगे। याद रखो, तुम्हारा लक्ष्य उन्हें हराना नहीं है। तुम्हारा लक्ष्य स्वयं को इतना ऊंचा उठाना है कि तुलना ही निरर्थक हो जाए। यदि तुम अपने जीवन को बेहतर बना लेते हो तो उनके शब्दों का प्रभाव स्वतः कम हो जाएगा। जैसे शेर को भेड़ों की राय से फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही जब तुम्हारा स्तर बदल जाएगा तो आलोचना शोर मात्र रह जाएगी। अब एक और परिवर्तन आवश्यक है। तुम्हें कठिनाई को शत्रु के रूप में देखना बंद करना होगा। उसे अभ्यास के रूप में देखो। जैसे खिलाड़ी कठिन प्रशिक्षण से भागता नहीं बल्कि उसे अपनाता है, वैसे ही तुम्हें भी विरोध को अपनाना होगा। हर कठिन परिस्थिति तुम्हारी मानसिक मांसपेशियों को मजबूत कर रही है। जब कोई तुम्हें बाहर कर देता है तो वह तुम्हें एकांत देता है। एकांत में तुम अपने विचारों को व्यवस्थित कर सकते हो। जब कोई तुम्हें कम आंकता है तो वह तुम्हें अधिक मेहनत करने की प्रेरणा देता है। जब कोई तुम्हें रोकता है तो वह तुम्हें नई राह खोजने पर मजबूर करता है। हर अवरोध तुम्हें नया कौशल सिखाता है। धीरे धीरे तुम एक नई मानसिक अवस्था में पहुंच जाओगे, जहां तुम विरोध से डरोगे नहीं बल्कि उसे पहचानोगे। जहां तुम आलोचना से आहत नहीं होगे बल्कि उसका विश्लेषण करोगे। जहां तुम अस्वीकृति को अंत नहीं, दिशा परिवर्तन मानोगे। यही वह अवस्था है जहां तुम भीतर से मजबूत हो जाते हो। अब तुम्हें तालियों की आवश्यकता नहीं रहती। अब तुम्हें विरोध का भय नहीं रहता। तुम्हारा ध्यान केवल अपने मार्ग पर होता है। और जब व्यक्ति इस अवस्था में पहुंचता है तो उसकी चाल बदल जाती है। उसका आत्मविश्वास बाहरी मान्यता पर निर्भर नहीं रहता। विरोध तुम्हें रोकने नहीं आया, वह तुम्हें परखने आया है। यदि तुम इस परीक्षा में शांत रहकर, आत्मनिर्भर बनकर और सुधार करते हुए आगे बढ़ते रहो तो धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगेंगी। और तब तुम्हें एहसास होगा, जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे वे तुम्हारे विकास के साधन बन गए। अब अंतिम चरण शेष है। जब समय पलटेगा तब तुम्हें कैसा व्यवहार करना है, वही तुम्हारी वास्तविक परिपक्वता की परीक्षा होगी। समय स्थिर नहीं रहता, परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं, माहौल बदलता है। और एक दिन ऐसा आता है जब वही लोग जो कभी तुम्हारे खिलाफ खड़े थे तुम्हारी ओर देखने लगते हैं। अंतर बस इतना होता है कि अब तुम्हारे भीतर वह बेचैनी नहीं रहती जो पहले थी। तुम शांत हो चुके होते हो, तुम मजबूत हो चुके होते हो। जब तुम्हारा प्रयास परिणाम देने लगता है, जब तुम्हारी निरंतरता आकार लेने लगती है, जब तुम्हारी प्रगति दिखाई देने लगती है, तब कुछ चेहरे बदलते हैं। कुछ लोग कहेंगे, हमें तो शुरू से विश्वास था। कुछ कहेंगे, हम तो बस तुम्हारी चिंता कर रहे थे। कुछ सहायता मांगेंगे,
कुछ निकट आने की कोशिश करेंगे। यही अंतिम परीक्षा है। क्रोध करना आसान है, बदला लेना आसान है, तिरस्कार करना भी आसान है, लेकिन परिपक्वता इन तीनों से ऊपर उठना है। तुमने जो निर्माण किया है वह केवल बाहरी उपलब्धि नहीं है, वह आंतरिक परिपक्वता है। यदि तुम फिर उसी भावनात्मक जाल में उलझ गए तो तुम्हारी सारी साधना व्यर्थ हो जाएगी। क्षमा करना आवश्यक है, लेकिन भूलना आवश्यक नहीं है। भूलना मूर्खता हो सकती है। जिसने कठिन समय में साथ दिया उसका स्थान अलग होना चाहिए। जिसने पीठ मोड़ी उसके लिए दूरी स्वाभाविक होनी चाहिए। सीमा बनाना कठोरता नहीं है, सीमा आत्मसम्मान है। अब तुम समझ चुके हो कि हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन में स्थायी नहीं होता। कुछ लोग केवल मौसम की तरह आते हैं, धूप में साथ रहते हैं, आंधी में चले जाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हें कड़वा बन जाना है, इसका अर्थ यह है कि तुम्हें विवेकपूर्ण बनना है। जब तुम ऊपर खड़े हो तो नीचे देखना आसान होता है, लेकिन याद रखो, तुम्हारी यात्रा दूसरों को छोटा दिखाने के लिए नहीं थी, तुम्हारी यात्रा स्वयं को पूर्ण करने के लिए थी। यदि तुम्हारे भीतर अभी भी दूसरों को हराने की भावना है तो तुम अभी भी उनसे बंधे हुए हो। वास्तविक स्वतंत्रता तब आती है जब तुम्हें तुलना की आवश्यकता नहीं रहती। अब तुम समझते हो कि भीड़ का विरोध अस्थायी था। जो स्थायी था वह तुम्हारा प्रयास था, जो स्थायी था वह तुम्हारा अनुशासन था, जो स्थायी था वह तुम्हारा आत्मविश्वास था। यही तुम्हारा वास्तविक आधार है। जीवन कभी कभी तुम्हें एक प्रश्न पूछता है, क्या तुम अकेले खड़े हो सकते हो? अधिकांश लोग नहीं कह पाते। वे भीड़ में लौट जाते हैं, वे अपनी मौलिकता छोड़ देते हैं, वे सुरक्षित नकल बन जाते हैं। लेकिन तुमने वह मार्ग नहीं चुना। तुमने अकेले खड़े होने का साहस किया और उसी साहस ने तुम्हें आकार दिया। अब जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि वह ठंडक, वह अकेलापन, वह विरोध सब आवश्यक था। यदि वह न होता तो शायद तुम स्वयं को कभी नहीं खोज पाते। यदि सब आसान होता तो शायद तुम औसत बने रहते। विरोध ने तुम्हें भीतर झांकने पर मजबूर किया, मौन ने तुम्हें स्थिर किया, आत्मनिर्भरता ने तुम्हें मजबूत किया, आलोचना ने तुम्हें सुधार दिया और समय ने तुम्हें प्रमाण दिया। अब तुम भीड़ के खिलाफ खड़े व्यक्ति नहीं हो, अब तुम वह व्यक्ति हो जो भीड़ से परे खड़ा है। अंतर बहुत सूक्ष्म है लेकिन गहरा है। पहले तुम प्रतिक्रिया देते थे, अब तुम दिशा देते हो। पहले तुम स्वीकार किए जाने की प्रतीक्षा करते थे, अब तुम स्वयं को स्वीकार कर चुके हो। और यही सबसे बड़ी जीत है। जब तुम उस ऊंचाई पर खड़े हो जहां से शोर छोटा लगता है, तब तुम्हें समझ में आता है कि जीत दूसरों को हराने में नहीं थी, जीत स्वयं को न हारने में थी। जीत उस क्षण में थी जब तुमने प्रतिक्रिया के बजाय संयम चुना। जीत उस दिन थी जब तुमने बहाने के बजाय प्रयास चुना। जीत उस रात थी जब सब सो रहे थे और तुम अपने लक्ष्य पर काम कर रहे थे। यही वह परिवर्तन है जो जीवन को साधारण से असाधारण बनाता है। यदि आज तुम उस ठंडक को महसूस कर रहे हो, यदि आज तुम्हें लगता है कि सब तुम्हारे खिलाफ हैं, तो घबराओ मत। यह अंत नहीं है, यह आरंभ है। यह तुम्हें भीड़ से अलग करने की प्रक्रिया है, यह तुम्हें मजबूत बनाने की तैयारी है। एक दिन तुम इस समय को धन्यवाद दोगे, क्योंकि यही वह समय था जिसने तुम्हें तराशा। यही वह समय था जिसने तुम्हें सिखाया कि वास्तविक शक्ति भीतर से आती है, और जो भीतर से मजबूत हो जाए उसे बाहर की कोई भी आंधी लंबे समय तक हिला नहीं सकती। अब निर्णय तुम्हारा है, भीड़ में लौटना है या अपनी राह पर टिके रहना है। यदि तुमने अपनी राह चुनी तो विरोध तुम्हें रोकेगा नहीं, वही तुम्हें आगे बढ़ाएगा। और तब तुम्हारी कहानी शिकायत की नहीं, विकास की होगी। यही विजय है, यही स्वतंत्रता है, यही परिपक्वता है।